So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to learn reflective and formative models. So this is class 2 from Smart PLS SEM series which is going on. So if you are interested to understand any other concept from Smart PLS SEM, so you may just go and check out this playlist. You can find this playlist under the Rishudit YouTube channel, or otherwise I'll put a link of this playlist in the description box below. So let's just start discussing reflective and formative models. क्या होते हैं दोनों, लेट्स अंडरस्टैंड. सो वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशंस कि कैसे हम उनको फॉर्म करते हैं. सो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस रिलीवर्स. ओके, स्ट्रेस रिलीवर्स जो भी हम मेडिसिन लेते हैं टू रिलीव द स्ट्रेस सिंपली, कुछ मेडिसिन जो अवेलेबल है मार्केट में या डॉक्टर सिंपली हमें सजेस्ट करते हैं. तो जब भी हम वो स्ट्रेस रिलीवर लेते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको डेफिनेशन एग्जांपल कुछ भी समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी. इसलिए जस्ट फोकस ऑन दिस स्लाइड फर्स्ट. देखिए, स्ट्रेस रिलीवर जब भी हम लेते हैं तो दो चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट इज हमने वो क्यों ली. सेकेंड, वंस वी हैव टेकन द स्ट्रेस रिलीवर, उसके बाद उसके हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं. फाइन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट. वन थिंग इज वाई डू वी टेक इट. ठीक है, क्यों लेते हैं हम स्ट्रेस रिलीवर. तो स्ट्रेस रिलीवर लेने के कुछ कई रीजंस हो सकते हैं. वन इज ब्रेन रिलेटेड डिसीज. हो सकता है कि आपको कोई ब्रेन रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से डॉक्टर आपको स्ट्रेस रिलीवर दे रहा है. या इसके अलावा हो सकता है आपको सडन पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या होता है ना कि आपको किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, या आपका रिजल्ट आने वाला है. वट एवर थिंग इट मे बी, इफ़ यू आर गेटिंग अ सडन पैनिक अटैक तो भी आप स्ट्रेस रिलीवर ले सकते हैं. डिप्रेशन में भी आपको दिया जाता है. कुछ लोगों को क्राउड फोबिया होता है, वो भी स्ट्रेस रिलीवर्स का यूज कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर रीजंस. ओके, ऑल ऑफ दीज आर रीजंस व्हाई we take the stress relievers. Now another thing is, just focus on this part now, that impact of consuming the stress reliever. Once you have taken the stress reliever, now what are the after effects, what are the impacts. फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन बेटर. तो कुछ लोगों को जब एंग्जाइटी हो रही होती है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉट फंक्शन बेटरली प्रॉपरली. तो ऐसे केस में अगर वो मेडिसिन ले लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा. इट में ऑल्सो रिड्यूस मसल टेंशन. मसल्स हमारी एकदम से ऐसे सिकुड़ जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगी. आपके माइंड को बिल्कुल ईज पे रख देता है, रिलैक्स स्टेट में रख देता है. इसके अलावा स्लीपीनेस भी बहुत ज़्यादा आप फील करते हो. वंस यू हैव टेकन स्ट्रेस रिलीवर, उसके बाद आप स्लीपी फील करते हो. तो ये सब आपके क्या हैं, आफ्टर इफेक्ट्स. सब आपके क्या हैं, आफ्टर इफेक्ट. तो आपने दो चीज़ें क्या पढ़ी कि एक तो आपने पढ़े रीजंस कि क्यों आपने स्ट्रेस रिलीवर को लिया. तो ये रीजंस क्या कर रहे हैं, दीज रीजंस फॉर्म द कंस्ट्रक्ट. दीज रीजन कंस्ट्रक्ट, ठीक है, वो बना रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट को. नाउ आई हैव अज्यूम दिस इज अ कंस्ट्रक्ट. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है ऑन कंस्ट्रक्ट एंड स्टेटमेंट्स की कंस्ट्रक्ट और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो यू वुड इजीली अंडरस्टैंड कि इसको मैं एज्यूम कर रही हूँ अपना कंस्ट्रक्ट. तो ये सब स्टेटमेंट्स हैं, ये सब इंडिकेटर्स हैं जो फॉर्म कर रहे हैं मेरा कंस्ट्रक्ट. और दूसरी चीज क्या है, रिफ्लेक्टिव, विच इज रिफ्लेक्शन, रिजल्ट्स. तो ये सब मेरे क्या हैं, रिजल्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या यू कैन से दीज आर द रिफ्लेक्शंस. तो इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टिव. तो इसी कंस्ट्रक्ट के क्या रिफ्लेक्शंस हैं, ये सब. ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, इसको बना रहे हैं. तो सिंपली पुट, जो भी आपकी येलो बॉक्सेस में हम येलो रेक्टेंगल्स में स्टेटमेंट्स लेते हैं, वो सब अगर फॉर्म कर रही हैं, कोज कर रही हैं कंस्ट्रक्ट को, तो एरोज आपके कुछ इस टाइप से रहेंगे. एरोज किसके ऊपर डालेंगे हम, कंस्ट्रक्ट के ऊपर. तो ये आपका केस है फॉर्मेटिव का. ये किसका केस है, फॉर्मेटिव का. ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये आपका एक कंस्ट्रक्ट है एंड दीज आर योर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, चार आपकी इंडिकेटर्स हैं या चार आपकी स्टेटमेंट्स हैं. नाउ इफ दीज आर द रिजल्ट्स, ठीक है, ये इंडिकेटर्स अगर आपके कंस्ट्रक्ट के रिजल्ट्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, तो एरोज आपके किस साइड होंगे, बॉक्सेस पर होंगे. इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पर हम इन एरोज को डालेंगे एंड दिस इज अ केस ऑफ रिफ्लेक्टिव. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव क्या होता है. So this is your formative wherein arrows are on the circle and this is your reflective where arrows are on the boxes. अब इसको समझते हैं एक पिक्चर के थ्रू. So now in this model, measurement model, this y is suppose your satisfaction. ठीक है, satisfaction को हमने कंस्ट्रक्ट जो है यहाँ पर अज्यूम किया है. तो अब हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं. वन इज फॉर्मेटिव. फॉर्मेटिव में अब सेटिस्फैक्शन जो है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन हम कैसे मेजर करेंगे, क्या रीजंस कोज करेंगे उस सेटिस्फैक्शन को,
वो आपका फॉर्मेटिव का पार्ट रहेंगे। जैसे सर्विस अच्छी थी, इस वजह से सेटिस्फेक्शन हाई हुआ, पर्सनल काफ़ी फ्रेंडली था, उससे इंटरेक्ट करके काफ़ी अच्छा लगा, तो सेटिस्फेक्शन कस्टमर का बहुत अच्छा रहेगा। या अगर रूम्स काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन थे, तो भी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड फील करेगा। तो ये सब रीज़न क्या है, ये कोज कर रहे हैं, इन सब की वजह से ये कंस्ट्रक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से एरोज किस पे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्ट के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव की, तो रिफ्लेक्टिव के केस में क्या हो रहा है कि वंस द कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड, वंस द कस्टमर द क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, एक बार ये कंस्ट्रक्ट हैपन हो जाता है, उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स रिजल्ट्स क्या रहते हैं कि द कस्टमर विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस होटल, ही विल लुक फॉरवर्ड टू स्टे इन दिस होटल। सपोज फ्यूचर में से फिर से किसी होटल में स्टे करना है सेम सिटी में, तो there are high chances that he will look forward to stay in the same hotel. Next is he will definitely recommend this hotel to others. ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वंस द कंस्ट्रक्ट हैज हैपेंड। ठीक है, तो फॉर्मेटिव आपका क्या है कि इन सब के होने के बाद सेकेंड स्टेप पर ये हुआ, इसलिए एरोज यहाँ आए, और इसमें रिफ्लेक्टिव में क्या हो रहा है कि ये होने के बाद नेक्स्ट आपका ये सब हो रहे हैं, तो इस वजह से एरोज भी हम इन पे डाल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव एंड व्हाट इज फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव की, फॉर्मेटिव में आपका आइटम पोजेस और फॉर्म्स द कंस्ट्रक्ट। नाउ आई होप मुझे फिर से समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से मेरे बिना एक्सप्लेन किए ये सब डेफिनेशन समझ पा रहे हैं कि आइटम्स जो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, वो कोज कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट को। ओके, arrows are drawn from the items to the constructs, arrows are drawn from the items to the construct. Low correlation, now this is most important, low correlation among the indicators. Why there is a low correlation among the indicators? Now just try to understand. Look, देखिए, जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि इंसान को ये सब चीजें हो रही हैं तभी वो स्ट्रेस रिलीवर लेगा। जरूरी नहीं है कि उसको ब्रेन रिलेटेड इश्यू भी है, पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, डिप्रेशन भी हो रहा है, क्राउड फोबिया भी हो रहा है, तभी वो स्ट्रेस रिलीवर ले। उसे सिर्फ ब्रेन रिलेटेड इश्यू है तब भी वो ले सकता है, उसे सिर्फ सडन पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तब भी वो ले सकता है, सिर्फ क्राउड फोबिया है तब भी वो ले सकता है, या एनी टू और मोर भी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। बट रिफ्लेक्टिव जो है, रिफ्लेक्टिव में आप देखेंगे कि वंस इट हैपन्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है कि एक बार उसने स्ट्रेस रिलीवर ले ली तो उसको नींद भी आएगी, उसका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, उसकी मसल टेंशन भी रिमूव हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। तो रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन द इंडिकेटर्स, सब इंडिकेटर्स में हाई कोरिलेशन देखने को मिलता है, बट इन फॉर्मेटिव देयर इज अ वेरी लो कोरिलेशन अमंग द indicators. I hope that is clear to you. Now you can see on this slide. So there is a low correlation among the indicators in case of formative, whereas in reflective there is a high correlation among the indicators. And items are the reflections or results of the construct. So if this is a construct, तो ये इसके reflections हो जाएंगे in case of reflective, and arrows are drawn from the construct to items. construct से items के ऊपर हम draw करेंगे arrows को. So I hope formative and reflective इनकी definitions आपको clear हो गई हैं. Now the next question is, so how to decide whether the construct is formative or reflective? तो जब आप रिसर्च कर रहे हैं, स्मार्ट पीएलएस को यूज करेंगे, नाउ यू विल आस्क कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो फॉर्मेटिव है, रिफ्लेक्टिव है? तो उसका एक तरीका है कि थ्योरी एंड लिटरेचर सपोर्ट। अब ये आपको पता चल सकता है थ्योरी को यूज करके, तो जिस भी वेरिएबल पर आप स्टडी कर रहे हैं, जिन जिन वेरिएबल पर आप स्टडी कर रहे हैं, सो यू विल गो एंड रीड द थ्योरी एंड द अवेलेबल लिटरेचर ऑन दैट टॉपिक। उस टॉपिक पर जितना भी कुछ मैटर अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, आप उसको पढ़ेंगे, और उससे फिर फर्दर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें उसे फॉर्म करती हैं, कौन कौन सी चीजों की वजह से वो होता है, और कौन कौन सी चीजें उसकी वजह से होती हैं। ये दोनों चीजें आपको लिटरेचर सपोर्ट के थ्रू पता लग जाएंगी, तो यू विल गेट टू डिसाइड कि इट इज अ फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल और अ रिफ्लेक्टिव वन. Next is your nature of the relationship between the items and construct. So it is quite obvious कि जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आइटम और कंस्ट्रक्ट के बीच में, वो भी डिसाइड करेगा कि फॉर्मेटिव है या रिफ्लेक्टिव है. Next is correlation between the items. So as I told you earlier that if there is a low correlation, it would be formative one, and if there is a high correlation among the indicators, then there are chances that it is a reflective one.
And the last is confirmatory tetrad analysis. So this is also a technique, or you can say this is a facility available in Smart PLS 4. Smart PLS में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो मेजरमेंट मॉडल आपने बनाया है वो रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है। और एक और जरूरी बात इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, सो यूजुअली ऑल द कंस्ट्रक्ट्स आर अज्यूम टू बी रिफ्लेक्टिव। यूजुअली जो आपके कंस्ट्रक्ट्स होते हैं रिसर्च के अंदर वो आपके रिफ्लेक्टिव होते हैं, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो आपके रिफ्लेक्टिव हैं, ठीक है। इफ इट इज फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है थ्योरी को रीड करके, लिटरेचर को रीड करके, या आप खुद से अपनी सेंसेस से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टडी में जो वेरिएबल हैं, जो स्टेटमेंट्स मैंने यूज किए हैं उसको मेजर करने के लिए वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, तो यू नीड टू प्रूव दिस इन योर रिसर्च। आपको, आप चाहे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, चाहे आप थीसिस लिख रहे हैं, आपको उसमें प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी कि वो आपका एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है। और वो आप प्रूव कैसे कर सकते हैं उसकी भी फर्दर काफी टेक्निक्स हैं। वन टेक्निक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, स्मार्ट पीएलएस में ही आपको मिल जाएगा। उसको यूज करके आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपका मेजरमेंट मॉडल फॉर्मेटिव है या रिफ्लेक्टिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई रियली होप this was helpful to you. So if you are interested to understand many other concepts from Smart PLS, please support me through liking this video and supporting my channel, subscribing to my channel, so that I can make more videos on such topics. So thank you for watching.